नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हिंदी शब्दकोश हिंदुवी पर मैं एक शब्द खोज रहा था, दुशील। तो मुझे इसका अर्थ मिला दुष्ट, बुरे स्वभाव वाला, बुरे आचरण वाला। ये शब्द आज मैं इसलिए खोज रहा था क्योंकि ये शब्द कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर भूपेश बघेल के बारे में लिखा है और कांग्रेस के प्रदेश के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो प्रियंका गांधी तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस पर तीखा तंज किया। और राधिका खेड़ा ने क्या लिखा है उस पर आप गौर करें। दुशील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। इतनी तीखी और तल्ख टिप्पणी से इरादे साफ हैं। अब ऐसे में राधिका खेड़ा तो कांग्रेस में रह नहीं सकती, लेकिन यहाँ समझना होगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में जब प्रियंका गांधी चुनावी सभा के लिए आ रही हैं तो उनकी ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनका लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाले नारे का किस तरह से मजाक उड़ाया है और साफ तौर पर खुद को काका के नाम से प्रचलित करवाकर भूपेश बघेल लगता है आज बुरे फंस गए हैं, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ लिखा और उनके जो करीबी व्यक्ति रहे सुशील आनंद शुक्ला, उन्हें दुशील लिख दिया। तो दुशील का अर्थ मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बुरे आचरण वाला व्यक्ति। आखिर सुशील आनंद शुक्ला ने उनके साथ क्या बुरा आचरण किया होगा और सुशील आनंद शुक्ला और भूपेश बघेल का क्या संबंध है, इस बारे में मैंने कांग्रेस के पुराने प्रदेश महासचिव और एआईसीसी के मौजूदा सदस्य और मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तब उनके छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी रहे अरुण सिसोदिया से बात की। अरुण सिसोदिया से मैंने क्या बात की वो मैं आपको इसके एक बात की वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उस बातचीत का एक अंश आपको सुनना होगा जहां उन्होंने साफ तौर पर सुशील आनंद शुक्ला को भूपेश बघेल की चौखड़ी का हिस्सा बताया था। जो पिछली सरकार रही, आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनके करीबी गिरीश देवांगन जी रहे, रामगोपाल अग्रवाल जी रहे, विनोद वर्मा जी रहे, प्रदीप शर्मा जी रहे, रुचिर गर्ग जी रहे और सुशील आनंद शुक्ला जी रहे और एक आध सन्नी अग्रवाल जैसे लोग कारिंदे भी रहे। तो ये पूरी वो टीम थी जिन्होंने भूपेश बघेल जी को घेर रखा था और भूपेश बघेल जी इन्हीं के कहे पे अनुसार चलते थे। इस पूरे वीडियो को आप कुछ घंटे बाद देखिएगा, सारी बातचीत विस्तार में हुई है, खुलकर उन्होंने कुछ खुलासे की हैं। अब बात वापस राधिका खेड़ा की। राधिका खेड़ा ने दरअसल 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के लिए जो कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, उसके बाद अगली कड़ी जुड़ती गई। 1 मई को भी कुछ लिखा और अब 2 मई को भी उन्होंने जो ट्वीट कर दिया जिसे मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया, उसकी गहराई को आपको समझना होगा। उन्होंने 30 अप्रैल को एक्स पर लिखा था, खुलासा करूंगी। लगता है वो खुलासा करने का समय आ गया है। सुशील आनंद शुक्ला के बारे में जो कुछ खुलासा करना है उसके पहले 1 मई को राधिका खेड़ा ने लिखा था, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा से आज। यानी उन्होंने सीधे सीधे पुरुषत्व पर ही चुनौती प्रस्तुत कर दी है। मामला शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय यानी राजीव भवन से। उस राजीव भवन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। उस बारे में राधिका खेड़ा ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे, रोते सिसकते हुए। तब उन्होंने कहा था, मेरी 40 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। जब मैं उससे बात करती हूँ तो वह मुझ पर चिल्लाता है। जब मामला इतना तूल पकड़ लिया तो कांग्रेस के मीडिया सेल के राष्ट्रीय प्रभारी पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने बताया कि हमारी काबिल सहयोगी है, जांच होगी। क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी, ये बात तो मीडिया को नहीं बताई जाएगी, लेकिन अंदर खाने जो खबरें हम तक चल कर आ रही है वह यह है कि राधिका खेड़ा के इस ट्वीट के बाद गांधी परिवार बहुत परेशान है, हैरान है। कल तक जो कांग्रेस की मुखर आवाज थी वही आवाज प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन पर तीखे तंज कस रही है। गौर करने वाली बात यह है, जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ था, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब लाखों रुपए खर्च कर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। बिछाने वाले कोई और नहीं, एजाज ढेबर थे, उनके सहयोगी थे भूपेश बघेल के, वो सहयोगी जिन्हें भूपेश बघेल की चौकड़ी कहा जाता है। ये लाखों करोड़ों रुपए गांधी परिवार के सम्मान में जो खर्च किए गए, आम जनता जागरूक
हो चुकी है, प्रश्न खड़ा करती है ये पैसे आए कहां से होंगे, क्या सरकारी रिकॉर्ड में ऐसी रकम को शामिल किया जाता है। इसका उत्तर समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जनता के साथ साथ कांग्रेस के अपने भी जब कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं, हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो यह समझना होगा कि यहाँ पड़ला किसका भारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पार्टी ये दम भरती थी कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, विरासत पर काफी अभिमान था, लेकिन वो अभिमान अचानक कहां चले गए। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से कांग्रेस के जांजगीर चांपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का एक नया पोस्टर जारी किया है। पहले उन्हें जमीन चोर बताया गया, जमीन कब्जा करने वाला बताया गया, अब इस नए पोस्टर में उन्हें टोटी चोर बता दिया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में ये पोस्टर देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना तीखा प्रहार किया है। आमतौर पर चुनाव के दौरान भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कम ही देखने को मिला, लेकिन बदले हुए हालात में दोनों तरफ से ऐसे तीखे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। शिव कुमार डहरिया के इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि रूप बदल लोगे, जगह बदल लोगे, मगर परिणाम नहीं बदलेगा। और साथ में जो गठरी दिखाई गई है जिसमें लिखा है टोटी चोर। वैसे टोटी चोर शब्द तो आया था यूपी से, जहां के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जब अपना मुख्यमंत्री वाला बंगला छोड़ रहे थे तो टाइल्स तक उखड़वा के चले गए थे, टोटी तक उन्होंने उखड़वा ली थी। कुछ ऐसी हरकत डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से भी हुई थी जब चुनाव परिणाम आए और वो आरंग से चुनाव हार गए, सरकारी बंगला खाली किया तो उन्होंने तमाम सरकारी वस्तुओं पर भी कब्जा कर लिया, शेड उखड़वा लिया, एसी पंखे यहां तक टोटी भी उखड़वा ली। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी उस हरकत को याद दिला रही है, उन्हें टोटी चोर बताया जा रहा है। बदले हुए हालात और बदली हुई राजनीति को यदि समझना हो तो देश में इस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र और आरक्षण पर तीखी बहस हो रही है, काफी नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, एक नैरेटिव और फैलाया जा रहा है और इस बारे में सच कहा जाए तो ये नैरेटिव नहीं है बल्कि हकीकत है, क्योंकि इंटरनेशनल संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड भी स्वीकार कर रही है कि भारत की ग्रोथ रेट 7.8 रहने वाली है, जबकि भारत का अपना दावा 7.6 का है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता मिल रही है। इसी मान्यता के बूते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुने। हाल में दिए गए उनके कुछ भाषण के चंद अंश को आपको सुनना होगा, जानना समझना होगा कि आखिर हमारा देश जा कहां रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम आरक्षण और मंगलसूत्र से भी आगे ढेर सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान कम दिया जाता है। आप पीएम की उन बातों पर गौर करें, एक एक शब्द पर गौर करें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुलनात्मक रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों की क्या हालत है, किस तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत किस तरह से विकसित भारत बनने जा रहा है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। आप मुझे बताइए कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जी नहीं, आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का जैसा कि दावा है कि भारत की विकास दर 7.8 रहने वाली है, जबकि अमेरिका के बारे में दावा किया गया है कि अमेरिका की विकास दर 2.5, चीन की 5.2, फ्रांस की 0.9, इटली की 0.9, ब्रिटेन की मात्र 0.1 और जापान की 1.9। यानी भारत जो दावा नहीं कर रहा है उससे भी आगे IMF का दावा है कि भारत इस तरह से तरक्की कर रहा है।
देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे थे आप ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन यहाँ एक और अच्छी खबर है। अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट आई है, 2024 में भारत ने 2,10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है। ये रिकॉर्ड तोड़ जो उपलब्धि है, इस पर यदि तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए, बीते साल अप्रैल तक 1,87,000 करोड़ का कलेक्शन था। यानी भारत की जो तरक्की हो रही है, लोगों का विश्वास जो जागृत हो रहा है, उसे शेयर मार्केट से भी समझ सकते हैं। जिस तरह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से विश्व की तमाम शक्तियां भारत पर यकीन कर रही है, विश्वास कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे ही देश के अंदर कुछ लोग जिस तरह से भारत की बुराई कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं कि हमने संसाधन बेच दिए, भारत को गिरवी रखा जा रहा है, तमाम ऐसी बातें जब नैरेटिव सेट किया जाता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव होता है। इसे मैं अपने एक निजी उदाहरण से बता रहा हूं। यदि आप रक्तदान देकर आते हैं तो कुछ लोग हो सकता है आपकी तारीफ करें, प्रशंसा करें, लेकिन इनकी संख्या 2-4 हो सकती है। यदि गलती से भी आपके मुंह से या अनजाने में आपसे कुछ ऐसा व्यवहार हो जाए जो किसी को बुरा लगे, तो इसे सैकड़ों लोग बोलते हैं। यानी आपने कब अच्छा किया था लोग याद नहीं रखते, गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उसे ढिंडोरा पीट कर बताया जाता है। यहाँ कुछ ऐसे हालात हमारे देश की राजनीति के हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोदी और भाजपा की बुराई करते करते कब भारत की बुराई करने लगते हैं, कब भारत का नुकसान पहुंचाते हैं, उसका इन्हें अंदाजा भी नहीं होता। यहाँ एक इकोसिस्टम काम करता है जो ये बताता है कि भारत का संविधान बदलने के लिए भाजपा को 400 सीट की जरूरत है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है, खुलकर कहा है, और साथ में खुली चुनौती देते हुए कहा है कि जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को या किसी भी धर्म के लोगों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है, मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे, देश को लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, घोषित करें। यहाँ आपने गौर किया होगा 2 बार जमात शब्द का इस्तेमाल किया। जो भारत की तरक्की पसंद करते हैं उन्हें समझना होगा कि आखिर किस तरह से 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति विश्व में 12वें नंबर पर थी। 10 साल तक मनमोहन सिंह का शासन रहा। 2014 तक वो तरक्की 12वें से 11वें पायदान पर आ गई। मौजूदा समय में यानी 2024 में जब भारत 5वें स्थिति पे है और दावा किया जा रहा है कि 2027 में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऐसी उपलब्धि पर कम चर्चा होती है क्योंकि राजनीति जो न कराए वो कम है। ऐसे माहौल को हमें समझना होगा, ऐसे लोगों को समझना होगा जो राजनीतिक कारणों से देश और समाज का बुरा करते हैं। कुछ अच्छी बातें कहीं पीछे छूट जाती है। इसलिए हमारा बार बार कहना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का इसमें कब्जा हो जाएगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।